नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब आनंदपूर्वक होंगे। मैं भी आप लोगों के लिए कहानियां बना रहा हूं। तो चलें आज की कहानी में। आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम पारस है और ये कहानी 2013 की है। घटना 2013 की है। ट्रक ड्राइवर की कहानी है। तो शुरू करते हैं पारस का भेजा हुआ ये कहानी, ये घटना। दोस्तों, मेरा नाम पारस है। बात 2013 की। मेरे एक दोस्त थे, आज भी हैं। उनका नाम है विजेंदर। विजेंदर और मैं दोनों ड्राइवरी का काम करते हैं, ट्रक चलाने का। और हम दोनों एक ही गांव के। घर थोड़ा सा दूर जरूर था, 3-4 गली के बाद था, लेकिन दोस्ती हमारी तगड़ी वाली थी। अब एक ही पेशा था, एक ही काम था, तो और दोस्ती गाढ़ी हो गई थी। हम ट्रक चलाने का दोनों काम जो सीखे थे, लगभग थोड़ा आगे पीछे। पहले विजेंदर और इसके बाद मैं सीखा था, और इसके बाद दोनों हम ड्राइवर बन चुके थे और अपना अपना ट्रक चला रहे थे। विजेंदर बड़ी लंबी लंबी टूर मारता था। मैं नज़दीक वाला जगह पर जाना पसंद करता था। मैं शाम तक कोशिश करता था कि मैं अपने घर आ जाऊं। लेकिन विजेंदर जो थे, लगता था उनको घर से ज़्यादा लगाव नहीं है, मोह माया नहीं है, और वो 10 दिन 15 दिन पर लंबी टूर पर चले जाते थे, आते थे 10 दिन 15 दिन महीना दिन पर, जैसे उनके घर का कोई परवाह ही ना हो। और वैसे इनके घर में परवाह करने वाली उनके पिता थे, माँ थी और सिस्टर थी। लेकिन अब सिस्टर की शादी हो चुकी थी। जब मैं एक घटना बता रहा था ना, उस टाइम सिस्टर अपने घर चली गई थी, शादी हो गया था। अब बारी थी विजेंदर की। विजेंदर जब गांव आए 15-20 दिन के बाद ट्रक लेकर के, और इसके बाद घर तो बिल्कुल सिस्टर जाने के बाद में बिल्कुल अकेलापन हो चुका था। घर में बूढ़े माँ बाप। अब दोनों लोग कह रहे थे कि विजेंदर बेटा शादी कर ले, घर में बहुरिया आ जाएगी तो अब रौनक सी आ जाएगी, और हम लोग भी खाना बनाने वाने में दिक्कत हो रही है, वो भी परेशानी हल हो जाएगी। विजेंदर तैयार तो हो गए, कहने लगे माँ लड़की उड़की देख लो और फिर आप लोग की मर्जी, जैसा आप लोग कहोगे हम कर लेंगे। विजेंदर बिल्कुल तैयार हो गए। और इसके बाद विजेंदर का जो काम था, अब ज़्यादातर लोकल में वो चलने लगे थे। ना जाने क्यों, शादी के वजह से या भगवान ही जाने, मैं इसके बारे में कुछ विशेष नहीं बता पाऊँगा उस समय। अब इसके बाद जो विजेंदर थी, जो लंबी दूरी पर जाया करते थे, अचानक अब छोटी छोटी दूरी का चक्कर लगाने लगे और शाम के टाइम अपने घर पर आने लगे। अब रिश्ते की बात चल पड़ी थी। रिश्ता कई जगह से आए थे और बात भी आगे बढ़ी थी, लेकिन ना जाने क्यों रिश्ता कटता जा रहा था। 3-4 रिश्तेदार आए और लगा था कि शादी हो जाएगी, अब हो जाएगी, लेकिन लास्ट मोमेंट में जाकर के वो रिश्ता टूट जाता था। अब इस बात को विजेंदर को मन में घर कर गया कि कोई न कोई मेरा रिश्ता को तोड़ रहा है। अपने में से ही कोई है, कोई अपना रिश्तेदार है या गांव के कोई लोग हैं। इस बात से वो खपा थे। मैं जब मिलता था तो मैं बोलता था, अरे विजेंदर भाई, सुना है रिश्तेदार आए थे, बात पक्की हो गई ना। अब विजेंदर जो हंसते मुस्कुराते मेरे से मिला करते थे, अब गुस्से में बोलते, भाई पारस, लग रहा है कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरा रिश्ता ही नहीं होने दे रहा भाई। जरूर इसमें अपनों का ही हाथ है। और मैं वो विजेंद्र की तरफ देखने लगता है कि विजेंद्र क्या बोल रहा है। ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसकी विजेंद्र की शादी से अब दुखी होने वाला है, रिश्ता तोड़ने में मज़ा आने वाला है। ऐसा कौन हो सकता है। मेरी नज़र में तो गांव में तो कोई दिख नहीं रहा था। हाँ, अगर विजेंद्र की रिश्तेदारी में कोई हो तो मैं बता नहीं सकता था।
अब विजेंद्र जब आखिरी रिश्ता टूटा ना, और उसके बाद रिश्ता आना ही बंद हो गया। अब विजेंद्र एक तरह से टेंशन में रहने लगे। मैं जब भी उनसे मिलता तो शादी की ही बात करते। कहते पारस भाई देखो ना, अब कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, अब क्या होगा, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। एक तरह से बड़ी चिंतित रहते थे। अब मैं समझाता था, यार विजेंद्र भाई तू कैसी बात कर रहे हो, अरे नौजवान हो, सुंदर हो, कमाऊ पोत हो, तो तुम्हारी शादी जरूर होगी भाई। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन होगा तो जरूर, थोड़ा सब्र रखो। अब जो विजेंद्र थे लोकल अपना ट्रक चलाते थे, और शाम के टाइम अब 10 बजे 11 बजे अपना घर लौट आते थे। और उधर उनके माँ बाप भी चिंतित थे कि आखिर ये रिश्ता क्यों टूट गया, कैसे टूट गया। अब अगला रिश्ता को ढूंढ रहे थे। जितने रिश्तेदारी में लोग थे सबको बता रखा था, और सब विजेंद्र के लिए लड़की तलाश कर रहे थे। और इधर जो विजेंद्र थे एकदम घबरा से गए थे। ना जाने कौन उनको क्या बोल दिया था कि अब तुम्हारी शादी होगी नहीं। और इसलिए वो चिंतित हो उठे थे कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, अब तो मेरी शादी भी नहीं होगी, मैं कुंवारा ही रहूँगा। और जब भी मैं विजेंद्र से मिलता तो वही बात को दोहराते रहते। हाँ, मैं उनको दिलासा दिलाता था कि अरे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हो भाई, थोड़ा सब्र रखो, हर चीज़ समय पर अपने आप हो जाता है। शादी ब्याह जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है, वो लिख करके आया होता है कि किसके साथ तुम्हारी शादी होगी। ये जो रिश्ते तुम्हारे टूटे हैं ना, ये तुम्हारे भाग्य में लिखे नहीं थे, तो इस पर ज़्यादा अपना चिंता करना छोड़ दो। अब जो होगा वो सही होगा, तुम्हारे भाग्य में होगा तो शादी तुम्हारी जरूर होगी, और उसी के साथ में होगी। मैं समझाता रहता था, लेकिन मेरी समझाने का असर कुछ ही पल रहता था, या कुछ घंटे मान चलते हैं। इसके बाद वो फिर टेंशन में रहते थे। ट्रक चलाते थे लेकिन चिंतित रहते थे। और जब ये सब टेंशन ज़्यादा उनको हो गया तो शाम को जब लौटने लगे घर, तो अब ड्रिंक भी करने लगे। ये भी नशा उनको पकड़ा गया। गाड़ी मालिक के पास में ट्रक खड़ा कर देते, हाँ उधर से ठेके साइड से अपना अब घूंट पर घूंट लगा करके अब पैदल ही अपना घर की तरफ आ जाते, जो वहाँ से कम 1.5 किलोमीटर दूरी पर था। और रात के टाइम में वो भी ऐसे ऐसे गांव के रास्ते होते हैं जिस पर अकेले कोई रात को जाता नहीं है। लेकिन बेपरवाह थे विजेंद्र उस टाइम में। अब उनको शादी के धुनक की टेंशन थी कि कब मेरी शादी होगी, अब तो होगी नहीं, अब मेरा क्या होगा। और उस चक्कर में अब नशे में अब डूबने लगे थे। और एक रात हमें मिले भी। मैं भी उस ठेके पर गया हुआ था। मैं भी कभी कभी ले लिया करता था। जब मैं ठेके पर गया तो विजेंद्र अब दारू का बोतल खरीद रहे थे। मैं जब देखा तो मैं खुद हैरान रह गया। मैं पूछ बैठा, विजेंद्र ये तुमने नशा कब से शुरू कर लिया? तुम तो इस चीज़ को हाथ नहीं लगाते थे, मुझे तुम लेक्चर देते थे कि ये गलत बात है, तुम्हें पीना नहीं चाहिए, और आज तुम इसी चीज़ को हाथ लगा रहे हो। अब विजेंद्र झेप से गए और कहने लगे, छोड़ो ना भाई, बीती बात को क्यों, रहने दो। मैं समझ गया उनका दुख, टेंशन। मैंने बोला कि शायद तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही, इसी गम में पी रहे हो ना। वो एकदम चुप हो गए। मैं समझ गया। अब फिर उनसे जो मुलाकात हुई काफ़ी दिनों की बाद में हुई। और एक रात जब मैं लौट रहा था अपना ट्रक लेकर के, मैं अपना ट्रक अपना घर तक ले आता था, मेरा खुद का अपना ट्रक था। अब विजेंद्र जो थे एक मालिक का ट्रक चलाते थे। अब मैं अपना ट्रक लेकर के अब उसी रास्ते से गांव पर लौट रहा था। और तब मैंने देखा विजेंद्र को एक रास्ते में एक पेड़ के पास गिरे हुए थे। शरीर पर नाम मात्र का कपड़ा था उनका, जैसे किसी ने उनका कपड़ा पूरा उतार रखा। और मैं एकदम देख करके घबरा गया, ट्रक रोका, और मुझे तो मालूम हो गया कि ये नशे में होंगे और कोई नहीं। लेकिन नशे में होने के मतलब ये नहीं कि अपना कपड़ा खुद ही उतार दे। और ऐसी जगह पर क्यों लेटे हुए भाई, पेड़ के पास में, और वो जगह जो
हमारे गांव वाले बताते थे कि जगह ठीक नहीं थी। वहाँ पर भूत प्रेतों का, चुड़ैलों का बसेरा था, जिस जगह पर विजेंदर लेटे हुए थे पेड़ के पास में। अब मैं जब ट्रक रोका और दौड़ते हुए लगभग उनके पास पहुंच गया, मैं देखा कि गहरी नींद में है। अब मैं जगाने लगा। मैं उनका मुंह सूंघा तो मुझे दारू का बदबू आई नहीं। इसका मतलब क्या हुआ भाई? दारू पिए नहीं तो इस जगह पर कैसे आके लेट गए? ये माजरा क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उस टाइम रात भी काफ़ी हो चुकी थी, लगभग 1:30 से या 2 बजे का सुबह का टाइम हो रहा था और अंधेरी रात थी। अब ऐसी जगह थी जहां मुझे भी अकेले में डर लगता था, लेकिन जब अपने दोस्त का हालत देखा ना तो मुझसे रहा नहीं गया। और वही मैं उनके पास पहुंच करके अब जगा रहा था। एक तरह से गहरी नींद में थे या बेहोश थे, मुझे उस टाइम पता नहीं लगा। अब मैं जब देखा कि नहीं उठ रहे हैं तो मैं अपने ट्रक से पानी का बोतल निकाल के लाया। अब पूरा पानी का बोतल उनके चेहरे पर डाल दिया और जैसे ही पानी उनके चेहरे पर टच हुआ, हड़बड़ा करके उठ बैठे और आंखें फाड़ फाड़ करके मुझे घूरने लगे। कभी पेड़ों के पास देख लेते, कभी इधर देखते, कभी उधर देखते। और मैं उनकी ये सब दशा देख करके मैं बेचैन था कि आखिर मेरे दोस्त को हुआ क्या। मैं पूछ रहा था, विजेंद्र भाई, ये आप यहाँ पर क्यों लेटे हुए थे और ये कपड़े आपने क्यों उतारे? ऐसा क्या कर रहे थे इस जगह पर? आपने दारू तो पिया नहीं है, स्मेल तो मुंह से आ नहीं रही है, तो कौन सा नशा कर लिए हैं आप? विजेंद्र भाई डरी डरी नज़रों से इधर उधर हर तरफ देख रहे थे। मैं पूछ रहा था कि विजेंद्र भाई आप क्या देख रहे हो? इधर उधर आप ताका झाकी कर रहे हो। कपड़े वहीं पड़े हुए थे। मैं विजेंद्र जी को बोला, पहले अपने कपड़े पहनो और चलो हमारे साथ में घर पर, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। लेकिन विजेंद्र तो जैसे अपने होश में ही नहीं थे, आंखें फाड़ फाड़ करके अभी भी इधर उधर। अब मुझे लग रहा था कि मुझे पहचान भी नहीं रहे उस वक़्त में, और मैं जबरदस्ती उनको कपड़े पहना रहा था, तब भी वो इधर उधर देख रहे थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। और जैसे तैसे करके मैंने उनको पूरा कपड़ा पहनवाया और फिर उनका हाथ पकड़ करके अपने ट्रक के पास ले आया। अब मैं जब ट्रक में बिठा रहा था ना तो वो बैठ भी नहीं रहे थे, बार बार उसी पेड़ की तरफ देख रहे थे मुड़ मुड़ करके। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन सा नशा आज कर लिए हैं, इनको क्या हो गया है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक तो उस पेड़ के पास में अब नंग धड़ंग लेटे हुए हैं, और जब मैं लेके आ रहा हूँ तो ट्रक में जा भी नहीं रहे। मामला क्या है? मुझे अब गुस्सा आ रहा था। मैंने विजेंद्र भाई को डांटना शुरू किया कि विजेंद्र भाई, लग रहा है आप होश में नहीं हो, आप जरूर कोई दूसरी नशा कर रहे हो आजकल, ये बात ठीक नहीं है। आप मेरे ट्रक में बैठ जाओ आराम से, नहीं तो मैं धक्के मार कर ट्रक में बिठाऊंगा। मैं आसानी से आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। और उसके बाद जब मैं गुस्सा हुआ तब भी उन पर कोई असर नहीं पड़ा। आखिरकार मुझे ज़बरदस्ती उनको ट्रक के अंदर डालना पड़ा, और फिर भी वो उतरना चाहते थे। उस पेड़ के पास ना जाने कौन सा हीरा मोती उन्होंने गाड़ रखा था कि उनकी नज़र उसी तरफ में थी। अब मैं बार बार देखता था उस पेड़ की तरफ में, मुझे ऐसी कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। पेड़ ही पेड़ था वहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसके बाद मैं अपना ट्रक चलाना शुरू कर दिया, लेकिन तब भी वो कोशिश कर रहे थे कि चलती ट्रक से मैं उतर जाऊं। मामला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार मैं डांटते हुए जैसे तैसे करके संभालते हुए गांव में पहुंचा, और गांव में उनके गली तक इतना चौड़ा रास्ता नहीं था कि मैं ट्रक लेकर के जाऊं। आखिरकार जहां मेरा घर था, मैं अपना घर के पास ट्रक ले गया और वहां ट्रक खड़ा किया। और इसके बाद जब मैं बाहर निकला और विजेंद्र को उतारने लगा तो अभी भी वो पीछे की तरफ जाना चाहते थे, जिधर से आए थे उधर ही जाना चाहते थे। और तब तक मेरे परिवार वाले जग चुके थे। अब मेरी माँ भी आ गई, और जब शोर शराबा हुआ मैं विजेंद्र जी को डांटने लगा कि आप कहाँ जा रहे हो, मैं आपके घर पे छोड़ के आता हूँ। लेकिन वो रुक ही नहीं रहे थे,
इस शोर शराबे से मेरा परिवार पूरा जग चुका था। अब परिवार जगा तो हमारे पड़ोसी भी जग गए। वो भी पूछने लगे कि पारस, क्या हो गया विजेंद्र के साथ में, तुम उसको डांट रहे हो, क्या नशा कर लिया क्या ज़्यादा आज? मैं कुछ नहीं बोला, मैं बस यही बोला कि अब क्या हुआ है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दारू तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये पी रखे हैं, कोई भी स्मेल इनके मुंह से नहीं आ रही है। जरूर कोई सस्ता नशा तो नहीं खा रखा था, क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। अब मेरे परिवार वाले पड़ोसी सब विजेंद्र को घेर लिए थे। अब जिधर जाना चाहते थे, जिधर से हम वापसी आए थे उधर ही जाना चाहते थे। बार बार वो भागने की कोशिश करते थे। अब किसी को भी पहचान नहीं रहे थे। और मैं अब अपने पापा से बोल रहा था कि ऐसा करो पापा, आप चले जाओ विजेंद्र के घर और इनके मम्मी पापा को बुला ले आओ, मामला संभल नहीं रहा है। और पापा कहने लगे कि ठीक है बेटा, तू इनको संभाल कर रख, अब मैं जा रहा हूँ। उसके बाद पापा चले गए और उनके साथ में एक पड़ोसी भी चला गया। और जब वो लोग लौटे तब तक हम विजेंद्र को, पड़ोसी भी अब जो थे वो भी मदद कर रहे थे। विजेंद्र से पूछ रहे थे, उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। और वैसे तो लगभग होश ही में थे, लेकिन ना पड़ोसी को पहचानना ना मुझे पहचानना, बार बार उसी रास्ते की तरफ भागना शुरू, ना बोलना ना चालना, बिल्कुल गूंगा बन चुके थे। आखिर ये हुआ क्या है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब तक विजेंद्र के माता पिता भी आके, मेरे पापा पड़ोसी लेके आए। अब माता पिता विजेंद्र की हालत देख करके रोने लगे। पापा समझाए कि देखो, अब रोने पीटने से कुछ काम नहीं होगा, ये ज़रूर कोई नशा ऐसा किया है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अभी आप लोग लेके जाओ, हम भी चलते हैं, छोड़ के आएंगे इसको, और जब इसका नशा उतरेगा ना तब ये सब कुछ बताएगा इसी साथ में क्या हुआ है। आखिरकार विजेंद्र को मैं भी और मेरे पिता भी, पड़ोसी भी जैसे तैसे संभाल करके उनके माता पिता के साथ घर पहुंच गए। घर में जाकर के दरवाजे पर मैं बोला था कि दरवाजे के अंदर में ताला लगवा देना, ताला लगा लेना, चाबी अपने पास रखना, नहीं तो जैसी हरकत देख रहा हूँ ये बंदा कभी भी रात में भाग सकता है, इसको रोक के रखना है। और वही हुआ। माता पिता ने सारी रात ताला में एक तरह से बंद करके विजेंद्र को रखा। और इसके बाद जब सुबह हुई ना, जैसे सुबह होती गई, विजेंद्र बिल्कुल जो बेचैन था, भागना चाहता था, और जैसे जैसे सुबह होती जा रही थी विजेंद्र बिल्कुल नॉर्मल होता चला गया। और इसके बाद वो गहरी नींद में जा चुका था, सो चुका था। माता पिता भी अब जो परेशान थे काफ़ी, सारी रात उनको जागते हुए बीत गया। जब उनका लड़का सो गया विजेंद्र, तब उन्होंने चैन का सांस लिया कि चलो अब इसका नशा जो है उतर चुका है, अब ठीक है, अब जगेगा ना तो बस सब कुछ बताएगा कि कौन सा नशा किया था, ऐसा क्यों किया है। और मैं उस दिन छुट्टी कर रखा था और मेरे घर पर कोई रिश्तेदार आने वाले थे इसी वजह से। और 10 बजे तक मेरे घर पर रिश्तेदार आ गए थे। अब मैं जो अब लेटी उठा था, मैं भी सारी रात परेशान रहा विजेंद्र के साथ में, मैं भी लेटी उठा था। अब जैसे ही सो के उठा तो रिश्तेदार आ गए। अब मैं भी उनके सेवा भाव में लग चुका था, लेकिन मुझे याद था कि मुझे विजेंद्र के घर पर जाना है, उसकी हाल चाल लेना है। वही मैं 11 बजे के आसपास अब कैसे भी रिश्तेदारों को बोल दिया कि मैं कुछ अर्जेंट काम से आ रहा हूँ, आप बैठिए। अब घर में तो पूरा परिवार ही था मेरा, तो मैं विजेंद्र के घर चला गया। विजेंद्र का घर खुला हुआ था, माता पिता बैठे हुए थे और विजेंद्र खाट पर खराटे भर रहा था। मैं जब उसको खराटे भरता हुआ देखा तब मुझे भी चैन आया कि चलो अब इसका नशा उतर चुका है। अब मैं सोचा कि अब काफ़ी टाइम हो गया है, विजेंद्र को जगाया जाए, और वही मैंने किया। विजेंद्र को मैं हिला डुला करके जगाने लगा और थोड़ी देर में विजेंद्र आंखें खोल दिया। मैं देखा एकदम नॉर्मल था। अब मुझे देख करके मुस्कुराया और बोला, भैया पार्थ भाई आप यहाँ पर, वो भी इस वक्त में, काम पर नहीं गए क्या? मैं जब उसको
ये सब बोलते देखा तो दिल में एक ठंडक सी मिली कि चलो मेरा दोस्त बिल्कुल सही है। और तब मैं बनावटी गुस्से के साथ उस पर गुस्सा कर बैठा कि तूने रात में क्या ड्रामा किया था पारस, वो विजेंद्र, ये सब क्या हुआ था तेरे साथ में? तो उस पेड़ के पास में क्यों रात में लेटा हुआ था, वो भी बिना कपड़ों के? ऐसा कौन सा नशा कर लिया था? आप मेरी बात सुनकर के विजेंद्र मेरी तरफ घूर घूर कर देखने लगा और कहने लगा, ये कैसी बात कर रहे हो पारस भाई, मैं ऐसा भला क्यों करूँगा? आपने मुझे डांटा था तो मैं दारू बिल्कुल छोड़ दिया, अब तो मैं दारू का हाथ भी नहीं लगाता। मैं अब हैरान था कि ऐसा कब से तूने दारू छोड़ दिया? बोला, जिस दिन आपने मिले थे उसके अगले दिन से ही मैंने दारू बंद कर दिया। मैंने बोला, फिर तुम कौन सा नशा कर रहे हो आजकल कि उस पेड़ के पास में जा कर के आराम से चारों खाने चित बिना कपड़े के और वहाँ लेटे हुए थे? ये कौन सा नशा तुमने किया था? लेकिन जब भी मैं बोलता वो मेरी तरफ घूर के देखने लगता और कहता, भैया कसम खिलवा लो मैंने कोई नशा नहीं किया। तो आखिर उस रात में विजेंद्र के साथ हुआ क्या था? मैं उसे बार बार वही चीज़ पूछ रहा था कि उस रात में तुम उस पेड़ के पास क्यों लेटी हुई थी, वो भी नंग धड़ंग? बात तो बताओ। विजेंद्र याद करने की कोशिश करता है, लेकिन लग रहा था कि उसके दिमाग उस वक्त में काम नहीं कर रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यानी कि विजेंद्र, तुम अभी आराम करो, काम पर मत जाओ, आज मैं भी छुट्टी पर हूँ, अब चलेंगे तो कल चलेंगे। अब मेरे घर में रिश्तेदार आए हैं तो मैं अभी जा रहा हूँ, अब मैं शाम को आऊँगा। और वही मैं बोल करके चला गया। मुझे तसल्ली थी कि अब मेरा दोस्त विजेंद्र ठीक है। अब जो कारण क्या था इसका मुझे पता लगाना था कि रात में उस पेड़ के पास ऐसा क्या था जहाँ पर विजेंद्र नंगे सोया हुआ था, होश में नहीं था, और सुबह तक, जब तक सुबह का उजाला नहीं हुआ, होश में नहीं आया था। ऐसा क्या हो गया था? खैर, मैं अपने रिश्तेदार आए हुए थे, अब मैं फिर अपना उसी सेवा भाव में लग गया। बात विचार होने लगी और उनमें जो एक रिश्तेदार थे वो तंत्र विद्या का जानकार थे और बातों बातों में रात का चर्चा चल पड़ी। मेरे पिता ने ही चर्चा छेड़ दिया कि भाई साहब, रात भर हम लोग सो नहीं पाए, एक हमारा पड़ोस का लड़का है। अब पूरा कहानी वो सब बताने लगे। जब पापा ने पूरा कहानी बता दिया तो रिश्तेदार जो थे वो मेरे दूर के मामा ही थे और वो मेरे मामा कहने लगे कि वो लड़का कहाँ पर है, कितना दूर घर है उसका? मैंने बोला, बस 3-4 गली दूर के बाद। अभी कहाँ होगा, काम पर चला गया, घर पर है। मैंने बोला कि वो तो घर पर ही है, मैं मना किया हूँ कि आज नहीं जाएगा, कल हम दोनों साथ में निकलेंगे, तो क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? मैंने बोला, हाँ हाँ, मैं बुला के ले आता हूँ, ऐसा क्या बात है, आप बताओ तो सही। वो मामा जी कहने लगे कि जैसे आप लोगों ने बताया ये मामूली बात नहीं है, वो लड़का नशा नहीं किया था ना? मैंने बोला, नहीं, कोई नशा नहीं, वो दारू शुरुआत किया था, लेकिन मैं जब डांट दिया तो वो भी बंद कर दिया। और उस पेड़ के पास में नंग धड़ंग पड़ा हुआ था। पूरी कहानी मैंने सारा कुछ दोबारा से मामा जी को बता दिया और मामा जी कहने लगे कि उस लड़के को एक बार बुला कर ले आओ, मैं उसको देखना चाहता हूँ। अब मैं वही किया, मामा जी की आज्ञा को माना और फिर विजेंद्र के घर पर। विजेंद्र अपने घर पर ही था और अभी भी आराम कर रहा था। मैं उसको उठा के लाया कि चलो थोड़ा घूम फिर के आते हैं। और इसके बाद अपने घर पर पहुँचे। अब जैसे ही विजेंद्र को मैं अपने घर में लेके जाने लगा तो चौंक गया। बोला, तुम तो कह रहे थे घूमने फिरने चलेंगे, और घर में लेके जा रहे हो? यानी कि हाँ, पहले घर में चलते हैं, थोड़ा पानी वानी पी करके और तब हम कहीं चलेंगे। रिश्तेदार भी आए हैं, मेरा मामा जी हैं, क्या उनसे तुम नहीं मिलोगे? तो बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। और इसके बाद घर के आंगन में हम लोग पहुँच गए। मामा जी और भी लोग थे, रिश्तेदार थे, और किसी मसले पर आए थे हमारे घर पर पिताजी से बात करने के लिए, और वही मसला का जिक्र चल रहा था। अब तब तक मैं विजेंद्र को लेकर के पहुंच गया। वो मसला तो रुक गया बीच में। अब मामा जी विजेंद्र को अब देखने लगे घूर घूर करके। आप विजेंद्र को अपने पास बुलाए, अरे बेटा इधर आना, इधर आना, मेरे पास बैठो। विजेंद्र
पहले तो एकदम ठिठक सा गया कि मामा जी क्यों बुला रहे हैं। लेकिन जब मामा जी बोले, अरे आओ सही, तुमसे काम है बेटा, थोड़ा बहुत इधर आओ मेरे पास में बैठो। तब जो विजेंद्र थे वो मामा जी के पास जिस चारपाई पर बैठे हुए थे और वहाँ गया। अभी भी ठिठक रहा था चारपाई पर बैठने पर, लेकिन मामा जी ने उसको हाथ पकड़ करके चारपाई पर बिठाया और बोले, बेटा तो थोड़ा सा मुझे अपनी आंखें दिखाओ, मुझे कुछ देखना है। अब विजेंद्र चौंक गया कि ऐसे क्या बात हो गई, मेरी आंख क्यों देख रहे हैं, अब मुझे अपने बगल में क्यों बिठाए। और इतना मौका मामा जी ने नहीं दिया। उनकी आंखों में, विजेंद्र की आंखों में देखने लगे और जैसे वैद्य नाड़ी पकड़ता है ना, वो हाथ भी पकड़ करके नाड़ी जांच कर रहे थे। कुछ ही देर में विजेंद्र जो बिल्कुल शांत था और अचानक उसका शरीर पूरा ऐंठने लगा। एकदम अजीब तरह का उसका शरीर होने लगा, कंपकपी लेने लगी, आंखें लगा के गोल 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 गोल, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, ऐसा होने लगा। बदन सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा और हम पूरा परिवार देख करके सकते में आ चुके थे कि ये क्या हुआ, मामा जी ने क्या कर दिया। मामा जी हम लोग को देख करके और बोल रहे थे कि कोई आवाज़ नहीं करेगा, सब शांत रहो, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। अब वास्तव में हमारी तो हालत ही खराब हो गई थी कि मामा जी ने मेरे दोस्त को क्या कर दिया भाई। अब मामा जी जब उसका हालत देख रहे थे, ऐठन हो रहा था उसके बदन में, झुरझुरी ले रहा था, कपकपी में एक तरह का, आंखें ऊपर नीचे नाच रही थी, सर हिला रहा था और मामा जी उसके सर पर हाथ रखे हुए थे और नाड़ी भी पकड़ रखी थी। और कुछ ही देर के बाद में वो जो हिल डुल रहा था, इधर से उधर कांप रहा था और अचानक बिल्कुल शांत हो गया और आंखें बंद किए हुए था। अब मामा जी उसी वक्त बोले, तू कौन है भाई, इस लड़के के शरीर में तू कैसे पहुंच गई। सही में जब मामा जी ने ये बोला ना, तो हम पूरा परिवार चौंक गए थे। मैं तो डर ही गया था कि मामा जी क्या कर रहे हैं। अब मामा जी अब विजेंद्र को बार बार पूछ रहे थे कि तू कौन है, तू इस लड़के के शरीर में कैसे आई और तूने रात में इसके साथ क्या किया, बता दे। अगर तू भलाई चाहती है अपनी तो बता दे, अभी भी तेरे पास मौका है। अब विजेंद्र बिल्कुल आंखें बंद किए हुए, शरीर जो हिल रहा था, डुल रहा था, जो कांप रहा था, बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, लेकिन आंखें बंद किए हुए था, अब बिल्कुल शांत। मामा जी बार बार वही बात दोहरा रहे थे कि तू जो भी है अपना नाम बता, इस लड़के को तू कैसे मिली, पूरी कहानी बता, इसके साथ तेरा मनसा क्या है। जैसे मामा जी सब कुछ जान चुके थे विजेंद्र की आंखों को देख करके। क्या हुआ था भाई, मामा जी कहना क्या चाहते हैं, मुझे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। अब मामा जी विजेंद्र को डांट रहे थे कि जो भी है सच उगल, सच बता, आंखें बंद करने से नहीं होगा, मैं सब कुछ सच उगलवाऊंगा और तुझे मैं ऐसी जगह लेके जाऊंगा कि तू कल्पना भी नहीं की होगी। अब जो विजेंद्र आंखें बंद किए हुए था और अचानक आंखें खोल दिया। अब बड़ी सी आंखें उसकी हो गई थी और लग रहा था कि लाली लाली आंखों में दिख रही है, जैसे विजेंद्र उस टाइम कोई नशा कर रखा हो, ऐसी उसकी आंखें दिखाई पड़ रही थी। अब मैं उसकी आंखें देखकर बिल्कुल एकदम डर सा गया कि क्या हो गया विजेंद्र को। अब विजेंद्र अब मामा जी की तरफ देख रहा था, घूर रहा था। अब मामा जी बार बार बोल रहे थे कि तू सच उगल, तू इस लड़की को क्यों अपने बस में कर रखा है, कब से चल रहा है ये सब खेल, तू बता दे। अब जो विजेंद्र अब घूर कर देख रहा था, एक अजीब सी आवाज में बोलने लगा, लड़की वाली अंदाज में, आवाज भी लगभग वैसी लड़की वाली थी। अब कहने लगा कि तू क्या कर लेगा, मैं इसके साथ शादी कर ली हूँ, ये मेरा पति है, मैं इसकी पत्नी हूँ, अब बोल तू क्या बिगाड़ लेगा।
मामा जी तो बस गुस्से में थे ही और कहने लगे कि तू अपने नाम बता, तू अपना नाम बता दे, बाकी मैं जो करना है मैं कर लूँगी। अब फिर उसने अपना नाम बताया कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है। मामा जी पूछने लगे तू किस गांव की है, कब से उस पेड़ के पास में रह रही है, वो भी तो बता दे। अब बता रही तो पूरा अपना इतिहास बता दे। अब फिर वो बताने लगी कि मैं फलाने गांव की हूँ, फलाने जगह से आई हूँ और कितना साल हो गया वो भी बताई। वो कहने लगी कि मैं इस पेड़ के पास में लगभग 30 साल से रह रही हूँ, और जबकि विजेंद्र की उम्र 27 साल। अब तो हम पूरा परिवार उस बात को सुन रहे थे, डर लग रहा था। ये हमारे घर में ये नया खेल जो स्टार्ट हो गया था, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मामा जी तांत्रिक भी हैं। अब सारा परिवार एकदम शांत माहौल में आज सब मामा जी की तरफ देख रहा है, विजेंद्र की तरफ देख रहा है। अब भी जो जो मामा जी पूछ रहे हैं, अब विजेंद्र लड़कियों के अंदाज में सब कुछ बता रहा है। और तब मामा जी कहने लगे इस लड़के से तेरी दोस्ती कब हुई। वो बोलने लगे कि ये लड़का दारू पी करके रोज इसी रास्ते से गुजरता था और मैं इसको देखती रहती थी। ये लड़का मुझे पसंद आ गया, फिर मैंने इसको पेड़ के पास बुलाया तो मेरे पास में आ गया और फिर हमारी दोस्ती शुरू हो गई। अब रात में 2 घंटे 1 घंटे मेरे साथ रोज रात को व्यतीत करता था, और इसके बाद मैं इसको घर जाने देती थी। मामा जी पूछने लगे कि उस रात क्या हुआ था, जिस रात ये नंग धड़ंग उस पेड़ के पास में पड़ा हुआ था, वो भी तो बात बता दे। वो कहने लगी मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अब मामा जी डांट रहे थे कि तुझे सब पता है, क्या करना चाहती थी, क्या इसका आत्मा को निकालना चाहती थी ना, तेरा इरादा यही था ना। आखिरकार बहुत मुश्किल से उसने उस बात को स्वीकार किया कि हाँ, मेरा कुछ इरादा ऐसा ही था, मैं इस लड़के को मारना चाहती थी और इसकी आत्मा को अपने बस में करके अपने पास रखना चाहती थी, मेरा इरादा यही था। और तब तक ये लड़का आ गया, इसने इसको बचा कर ले गया। अगर ये नहीं ले जाता ना तो इसकी आत्मा मेरे पास में होती। वाकई में जब उसके मुँह से, विजेंद्र के मुँह से मैंने वो बात सुनी तो मैं कांप के रह गया था कि बताओ, मेरे दोस्त के साथ में ऐसा चल रहा था। वो आत्मा जो इसके अंदर थी अब बोल रही थी मेरे दोस्त को उस रात मारना चाहती थी। अब मैं खौफ में हो गया था। मामा जी कहने लगे अब तू बता, अब इस लड़के को छोड़ने को तुझे क्या चाहिए। लेकिन वो आनाकानी करने लगी, बोले नहीं, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इससे ब्याह कर लिया हूँ, शादी कर लिया हूँ, मैं इसके साथ ही रहना है। मामा जी कहने लगे देख, ये लड़का इंसान है और तू एक आत्मा है, अब दोनों का मेल कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तू इस लड़के को छोड़ के चला जा, आज जो तुझे चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, बोल तुझे क्या चाहिए, क्या तुझे पसंद है। लेकिन आत्मा इतनी आसानी से विजेंद्र को छोड़ के जाने वाली नहीं थी। इस काम में बहुत टाइम लगा, घंटों लगा। इसके बाद आत्मा मान गई। अब मानी ऐसे नहीं, मामा जी को धमकाने पर। मामा जी कहने लगे अगर तू नहीं मानेगी ना तो मैं तेरे आत्मा को इसके अंदर से निकाल करके ले जाऊंगा और ऐसी जगह दफनाऊंगा ना कि तू 7 जन्म तक उसी के अंदर में रह जाएगी, तू निकल नहीं पाएगी। अपनी भलाई चाहती है तो इसका शरीर छोड़ दे और देख, उस जगह पे भी तुझे नहीं रहना है क्योंकि इस गांव का वो आम रास्ता है। अब तू इस लड़के को छोड़ देगी, किसी और लड़का तुझे पसंद आ जाएगा तो उसको पकड़ लेगी। लेकिन वो मना करने लगी, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी, तुम मुझे आज़ाद कर दो। लेकिन मामा जी कहाँ मानने वाले थे। वो कहने लगे कि नहीं, पहले वादा कर कि तू उस स्थान को छोड़ करके किसी और स्थान पर चली जाए जो इस गांव से काफ़ी दूर है, और तब मैं वादा करता हूँ कि तुझे छोड़ दूँगा। अगर तू वादे से अगर मुकर गई, अब मुझे पता लगा तो मैं ढूंढ करके तुझे पकड़ के ले आऊँगा और फिर उसी जगह पर दफनाऊँगा जहाँ से तू 7 जन्म तक
निकल नहीं पाएगी। बोल। इसके बाद उस आत्मा ने बोला कि मुझे मिठाई खिला दो, मुझे प्यास भी लगी है, मुझे पानी पिला दो, इसके बाद मैं इसका शरीर छोड़ करके चली जाऊंगी। मामा जी बोले, भांजे फटाफट लिया मिठाई, पानी भी लिया, पानी पिला इसको मेहमान को, इसको हम भेजते हैं। और वही हुआ। अब मिठाई कुछ ज़्यादा ही खा गया मेरा दोस्त, लेकिन खाया वो नहीं था, मैं तो जानता था कौन खा रहा है। अब पानी भी ज़्यादा ही पिया। इसके बाद मामा जी कहें कि और कुछ चाहिए तो वो भी बता दे, लेकिन उसने इतना बोलने का मौका नहीं दिया। अब बोली कि मैं जा रही हूँ। अब वास्तव में जब उसके शरीर से निकली ना, तो विजेंद्र एकदम निढाल और जमीन पर खाट से नीचे गिर चुका था, आज जैसे मर चुका हो। अब जो भी लोग थे सब डर गए थे, कहीं विजेंद्र मर तो नहीं गया। लेकिन मामा जी कहने लगा, अरे कोई इसके पास नहीं जाएगा, ये थोड़ी देर में अपने आप उठेगा, ये सही सलामत है, बस बेहोश हुआ है। और वही हुआ। 10 मिनट के बाद विजेंद्र अब कराहते हुए अपनी आंखें खोल दिया। लग रहा है कि काफ़ी दिनों से विजेंद्र का तबीयत खराब है। शरीर बिल्कुल अब पीला सा दिखाई दे रहा था, चेहरा भी पीला पड़ा हुआ था। मामा जी अब विजेंद्र को उठा करके खाट पर बिठाए। अब कहने लगे, बेटा मुझे पहचानते हो? तो विजेंद्र अब देख रहा था इधर उधर। जब मुझे देखा तो अब मुझे रहा नहीं कि अपना दोस्त का हालत देख करके मैं दौड़ता हुआ और उसके पास खाट पर पहुंच गया। कहने लगा, विजेंद्र ये तेरे साथ में कब से चल रहा था, तूने कुछ बताया नहीं। लेकिन विजेंद्र को ये घटना याद ही नहीं था जितना उसके साथ में हुआ था। बस उसको याद है कि एक रात जब वो दारू के ठेके से दारू पी के आ रहा था, इतना बताया, आज पैदल ही जा रहा था, नशे में था, और उस पेड़ के पास में एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। और वो जब सुंदर लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। और वो लड़की अब उसको आवाज़ दे के बुलाने लगी कि तू मेरे पास में आ जाना, इधर बैठो, हम बातचीत करेंगे। अब नशे में विजेंद्र था, उस टाइम समझ ही नहीं पाया कि उस जगह पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और वो सुंदर लड़की आखिर आधी रात के वक्त इस सुनसान जगह पर क्या कर रही है। अब नशे में कुछ सोच विचार कर ही नहीं पाया और चला गया। इसके बाद वो उस लड़की के काबू में आ चुका था, और हर रात जब भी दारू पी के आता तो उस लड़की के साथ रात गुजारता। ऐसा ही चल रहा था। वो जो आखिरी रात थी, जिस रात को मैं अब वहाँ पर पहुँचा था, उस रात उसको वो लड़की जो आत्मा थी उसको मारना ही चाहती थी, और उसकी आत्मा निकाल कर अपने साथ रखना चाहती थी हमेशा के लिए। लेकिन मैंने उस टाइम में अब पहुँच करके अपने दोस्त को अब मदद किया था। एक तरह से मैंने उसकी जान बचा ली थी, और आज भी मेरा वो एहसानमंद है। शादी ब्याह सब कुछ उसका हो चुका है। और कभी कभी हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं ना, तो खौफ में आ जाता है और कहता है, पारस भाई नहीं नहीं, इस बात को मिट्टी डालो, अब मुझे इस बात को दोबारा ध्यान नहीं करना है, मुझे डर लगता है पारस भाई। और घबरा जाता था। मैं भी अब कहता कि चलो कोई बात नहीं, अब तो बीती बात हो गई। अब तुम्हारी पत्नी के साथ में कैसा मधुर संबंध है ना, प्यार करते हो ना? तो कहने लगा, हाँ भाई, जी जान से प्यार करता हूँ। अब वास्तव में उसकी पत्नी जो मिली थी ना, घर की लक्ष्मी थी। पूरे घर का उसने संभाल लिया था, और माता पिता का सेवा करना और सब कुछ करना घर का जो औरतें करती हैं, लक्ष्मी की ही रूप थी। तो मैं तो यही कहूँगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जिसको भेजा था पारस जी ने। ये कहानी घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना, कोई अपना आप बीती हो, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी घटना को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक ऐसी ही रोचक घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।